नमस्कार श्रोताओं, आज के स्पोर्ट्स स्कैन में मैं हूं जागृति शर्मा और तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खेल पत्रकार गिरीश बुबना। गिरीश, स्पोर्ट्स स्कैन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया जागृति और अभिनंदन हमारे सभी श्रोताओं का। और कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। आईपीएल क्रिकेट में एलिमिनेटर मुकाबले में मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मैच जारी। पुरुष जूनियर एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में भारत की शानदार शुरुआत। पीवी सिंधु और किदाम्बी श्रीकांत मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के दूसरे दौर में। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से औपचारिक उद्घाटन करेंगे। और खेल खबरों की शुरुआत करेंगे आईपीएल से, क्योंकि एक क्वालिफायर अभी हो चुका है और आज चल रहा है एलिमिनेटर मुकाबला चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में। इस समय मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच में मैच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक मुंबई इंडियंस ने 12 ओवर में 4 विकेट पर 116 रन बना लिए। इससे पहले मुंबई इंडियंस ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। तो अभी मैच में मुंबई इंडियंस की जो कंडीशन है किस तरह की लग रही है? जीतने वाली संभावनाएं हैं या फिर आपका जो सोचना है कि लखनऊ, क्योंकि अभी तक शानदार खेलती आ रही है ये टीम? लखनऊ शानदार खेलती आ रही है, लेकिन सबसे पहले मुंबई इंडियन ने टॉस जीता और 9 बार इस आईपीएल के संस्करण में वो लोग टॉस जीत चुके हैं और पहली बार ऐसा हुआ कि उन्होंने पहले बल्लेबाजी चुना। और इसका जो मुख्य कारण है वो कल के मैच को आप देखें, जो गुजरात टाइटंस वर्सेस सीएसके के बीच में हुआ। वहां पर दोनों ही टीम के जो कप्तान थे वो पहले गेंदबाजी करना चाहते थे। तो लेकिन यहां पर जब देखा उन्होंने कल का जो मैच वहां स्लो हो गई पिच और फंस गए गुजरात टाइटंस। तो उसको देखते हुए रोहित शर्मा ने आज पहले बल्लेबाजी चुनी यहां पर, लेकिन उनके बल्लेबाजी चुनने का फैसला तो मैं ये कह सकता हूं कि गलत एक तरह से साबित हुआ, क्योंकि 30 पे ही पहला विकेट रोहित शर्मा खुद आउट हो गए नवीन उल हक की गेंद पर और बदौनी ने एक बहुत ही आसान सा कैच लिया। हालांकि उनके सोच ये थी कि लंबा खेले, पहले ही 6 ओवर या 10 ओवर में इतना बड़ा स्कोर कर दें कि ताकि एलएसजी को जो है चेज करने में थोड़ी सी वहां परेशानी हो। उसके बाद 38 के स्कोर पे कुल योग पे ही दूसरा विकेट ईशान किशन का गया, वो पूरन ने कैच लिया यश ठाकुर की गेंद में 15 रन बना के वो आउट हो गए। हालांकि इसके बाद पारी जो संभाली कैमरन ग्रीन और सूर्य कुमार यादव ने तीसरे विकेट की पार्टनरशिप बखूबी अच्छी चल रही थी, 66 की पार्टनरशिप की उन्होंने और 104 पर तीसरा विकेट। ऐसा लग रहा था कि ये मुकाबला एलएसजी के हाथ से निकल रहा था, क्योंकि एक कल का जो स्कोर देखिए वो स्लोअर साइड में गया था। ऐसा नहीं था 6 ओवर पे कोई बहुत बड़ा विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। 10 ओवर के बाद जो है सीएसके ने बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया, लेकिन यहां पर 104 रन पर तीसरे विकेट फिर जो है वो सूर्य कुमार यादव 33 रन बना के नवीन उल हक की गेंद पर आउट हुए और गौतम ने कैच लिया। लेकिन इसके तुरंत बाद उनको एक झटका और दिया, 109 पे 4 कैमरून ग्रीन जो बहुत ही अच्छी पारी खेल रहे थे 41 के योग पर, और वो खुद अपनी निजी स्कोर 41 पे वो क्लीन बोल्ड हो गए। यहां पर अब जो है यहां पर जो गेम उनके हिसाब से मुझे लगता है कि एक ठोकर लगी है एमआई को। कहीं न कहीं जो वो सोच रहे हैं कि जो कल का मुकाबला देखा, वहां का जो रिजल्ट देखा, उसे सोचकर उन्होंने डिसीजन लिया। लेकिन बिल्कुल, अगर आप टॉस पे देखें, रोहित शर्मा जब टॉस करने आए थे उन्होंने सिर्फ यही वजह दी कि क्यों वो पहले बल्लेबाजी करते हैं। अभी तक मुंबई इंडियंस जो है चेज करते हुए जीत रही है, पहले बल्लेबाजी वो क्यों किया? क्योंकि पिच वो कह रहे हैं कि स्लोअर साइड पे है और चेन्नई की जो पिचें हैं वो दूसरे हाफ आईपीएल में स्लो हो जाती है। लेकिन उनके दिमाग में एक बात नहीं रही कि सेम पिच नहीं है, कल की जो पिच थी और आज की पिच वो सेम नहीं थी। तो इस लिहाज से जो पिच है वो एक माइंड गेम जो हुआ कल का वाला मैच, जहां पर गुजरात टाइटंस के पास एक से एक बल्लेबाज थे, एक से एक चेजर थे, खुद उनके कप्तान पांड्या, लेकिन उसके बावजूद भी फिर सुमन गिल है, सब देखते हुए वहां पर मैच उनका फंस गया। तो इनके दिमाग में यह था कि बड़ा टोटल देंगे और एलएसजी को अपने गेंदबाजी से यहां पर फंसाएंगे। लेकिन अभी जो मुझे लग रहा है इट्स वेरी अर्ली, अभी भी जो है सेकेंड बैटिंग करना है एलएसजी को और इनके पास अच्छी जो है यूनिट है। तो मुझे लगता है कि अभी भी 120 का स्कोर हुआ, 170 180 कर लेंगे यहां पर ये। कितना स्कोर अभी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जीतने के लिए कितना होना चाहिए? 180 तो मुझे लगता है सेफ टारगेट होगा।
180 सेफ टारगेट होगा। और कहीं न कहीं जो आप अभी तक जिस तरीके से आप जीतते आ रहे हैं, उसमें जीतने के बावजूद आप प्रयोग कर रहे हैं, वो प्रयोग कहीं ऐसा ना हो कि आगे इनको अफसोस उस पर जताना पड़े। खैर, मुंबई इंडियंस की जो टीम है वो पहले भी 5 बार की वर्ल्ड विजेता आईपीएल विजेता टीम है। तो कई ऐसे हुए कि पहले 5 मैच हार गए, 7 मैच हार गए कई संस्करण में, उसके बाद ये चैंपियंस बने। तो अभी आप ये बहुत ही, मैं कह रहा हूँ, पहली पारी का ये अभी 13वां ओवर ही खत्म हुआ है और इनको एक तरह से नकार देना ये बहुत जल्दबाजी होगी। बिल्कुल। और बता दें कि आज जो भी टीम इस मुकाबले में जीतेगी वो दूसरे क्वालिफायर मैच में शुक्रवार को अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस से उसका मुकाबला होगा। और कल के बारे में आपने जैसा बताया कि पहले क्वालिफायर में चेन्नई सुपर किंग्स ने गुजरात टाइटंस को 15 रन से हरा दिया और 10वीं बार आईपीएल के वो फाइनल में पहुंच चुकी है और 5वीं बार खिताब जीतने की ओर उसने अपना कदम बढ़ा दिया है। और ये पहली बार भी है कि जब गुजरात की टीम इस टूर्नामेंट में पहली बार आउट हुई है, ऑल आउट हो गई वो टीम कहीं न कहीं। खैर, बड़े शॉट्स लगाने थे उनको और उनके पास विकल्प क्या था? जब उनके एक के बाद एक बल्लेबाज आउट हो रहे हैं और तो उनके पास कोई विकल्प नहीं है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। अभी भी उनके पास मौका है, तो वहां पर कम से कम एक दूसरा जो अभी आज एक जब वो खेलेंगे इस जो मैच चल रहा है एमआई वर्सेस एलएसजी के जो भी विजेता होंगे उनके पास एक और मौका, यही तो फायदा होता है नंबर 1 2 और नंबर 1 2 बनने का। 20 पॉइंट के साथ हैं, तो एक मैच में अब जो खामियां उनके चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ हुई, उनके पास वापस रीग्रुप होके फिर अहमदाबाद में अभी उनके पास और भी समय है 1-2 दिन का, तो उस पर जितनी भी खामियां वो उनको दूर कर सकते हैं। हार्दिक पांड्या, आशीष नेहरा, फायदा भी मिल सकता है, गुजरात की टीम है और वो तो 12th मैन का काम ही करते हैं। आप देखिए कल सीएसके का जो मैच चल रहा था, तो धोनी के चैंट्स और इनके सीएसके के जो सपोर्टर्स होते हैं, तो उसी तरह उनको भी वो सहयोग मिलेगा ही मिलेगा। बिल्कुल, अपने होम ग्राउंड का फायदा मिलेगा और कहीं न कहीं उम्मीद गुजरात की टीम को होगी कि वो इस मुकाबले को जीतकर फाइनल में पहुंचे। बिल्कुल, दूसरी बार लगातार नई टीम आई है, उनका दूसरा संस्करण है, पहले में ही वो चैंपियन बन गए और एक उनके पास हिस्ट्री नहीं है, कोई एक ये नहीं है कि जैसे मुंबई इंडियन और एक चेन्नई सुपर किंग्स की जो लेगेसी है वो लेगेसी के साथ नहीं चल रहा। एक नई टीम बिल्डअप की, आशीष नेहरा कोच बने, हार्दिक पांड्या को लिया उन्होंने कप्तान, बतौर कप्तान, शुभमन गिल को लाए वो और खिलाड़ियों को उन्होंने लिया और उसके बाद एक अच्छी टीम बना के अब दूसरी बार वो फाइनल में पहुंचने के कगार पे हैं। तो उम्मीद है कि एक मतलब कहते हैं कि अंडरडॉग्स की जो स्टोरी थी पिछले साल, कम से कम वो उन्होंने एक रची वहां पर। क्रिकेट से आगे बढ़ते हैं और अब बताते हैं कि हॉकी में इस समय क्या चल रहा है। ओमान में पुरुष जूनियर एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में भारत ने की है शानदार शुरुआत चीनी ताइपे के साथ और इस मैच में भारत ने शुरुआती आधे घंटे में 12 गोल दाग दिए हैं। खैर, अब अपडेट दे दूं, 12 नहीं अब 14-0 हो चुका है। बिल्कुल, 14-0 अपने तो तीसरे क्वार्टर तक 12-0 का स्कोर था और इसमें सबसे बड़ी जो भूमिका जो निभाई है वो सबसे पहले ही उत्तम सिंह ने 1-0 से स्कोर खड़ा किया, उसके बाद बॉबी सिंह ने 2-0 किया, सरदानंद तिवारी ने 3-0 करके पहला क्वार्टर जो है 3-0 पे किया। लेकिन जो दूसरा क्वार्टर है उसमें अरिजीत सिंह हुंडल इन्होंने हैट्रिक मारी और 6-0 का स्कोर किया। तो इस लिहाज से बच्चों की तरह खेल रहे हैं एक तरह से, और चाइनीज ताइपे कोई बहुत बड़ा एक उनकी टीम नहीं है, तो समझ सकते हैं यहाँ पर अभी ऐसा नहीं, आने वाले जो मुकाबले होंगे उसमें कम से कम भारत को इतने एक तरफा मैच तो नहीं मिल सकते जाके। और दूसरी बात ये भी है ना कि इस समय जो ये टूर्नामेंट चल रहा है ये एक तरीके से एक्सरसाइज भी है भारत के लिए, क्योंकि जूनियर विश्व कप के लिए क्वालिफाई भी तो करना है। हाँ, जूनियर विश्व कप के लिए जो सुल्तान ऑफ जोहर में भारत को जीत मिली थी उसके हिसाब से वो एक तरह से ही आगे हैं। लेकिन यहाँ पर जो आप ये देखें कि इंडिया जो है पूल ए में पाकिस्तान, जापान, थाईलैंड और चाइनीज ताइपे से हमारा मुकाबला चल रहा है। तो अभी पाकिस्तान के साथ भी इनको खेलना है। बिल्कुल, तो अभी 25 मई को इन्हें जापान के साथ खेलना है और 27 को पाकिस्तान के साथ खेलना है। और भारत जो है पूर्व चैंपियन के बतौर यहाँ पर अपना जो है डिफेंड करने उतरी है टाइटल। तो इस लिहाज से आप जैसे आप कह रहे थे कि जूनियर विश्व कप के जो इस साल होने वाले मलेशिया में, उसके लिए काफी महत्वपूर्ण है टूर्नामेंट। बिल्कुल महत्वपूर्ण है और इसमें आपने बता ही दिया है कि टूर्नामेंट में प्रत्येक पूल से शीर्ष 2 टीम जो है वो सेमीफाइनल में पहुंचेंगी और फाइनल में प्रवेश करने वाली दोनों टीम और कांस्य पदक विजेता
मलेशिया में होने वाले जूनियर विश्व कप के लिए क्वालिफाई करेंगे। और अगर मलेशिया अभी जूनियर एशिया कप के सेमीफाइनल में जगह बनाता है तो बाकी जो टीमें हैं 3 इन्हें जूनियर विश्व कप के लिए क्वालिफाई वो कर लेंगी। और ये बता दें कि इसका जो फाइनल है वो 1 जून को खेला जाएगा। तो अभी तो भारत की शानदार शुरुआत है ही। और अगर हॉकी के बारे में भी बात करें तो कहीं ना कहीं हॉकी से हमारे इमोशंस भी जुड़ जाते हैं। जब हम बेहतर प्रदर्शन करते हैं तो जो हमारे खेल प्रेमी हैं उन्हें भी एक अलग उत्साह इस चीज से देखने को मिलता है। सबसे बड़ी तो प्रेरणा ये है कि हमने टोक्यो ओलंपिक में हम पोडियम फिनिश किया हमने। मैं सीनियर की बात कर रहा हूं तो जूनियर पूल से ही खिलाड़ी जाते हैं। जितने भी अभी प्लेयर्स जा रहे हैं पिछले 8 साल में अगर देखें आप तो हमारा इंडियन जो मेन सीनियर टीम है वहां जूनियर टीम से ही आए हैं सारे खिलाड़ी। तो इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है ये टूर्नामेंट जितने भी होते हैं, चाहे वो एशिया कप हो चाहे वर्ल्ड कप हो और चाहे बायलैटरल खेल रहे हो, तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमें ये हमारी एक तरह से आप समझिए कि एक लाइन जो है वो बन रही है यहाँ से। यहीं से हमारे जो है सीनियर टीम के लिए खिलाड़ी जा रहे हैं और जब ये अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो भविष्य उज्जवल नजर आता है उस खेल में। और बैडमिंटन की बात करें तो पीवी सिंधु और किदाम्बी श्रीकांत मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। आज महिला सिंगल्स में सिंधु ने डेनमार्क की लाइन क्रिस्टोफरसन पर 21-13, 17-21, 21-18 से जीत दर्ज की। कल अंतिम 16 में सिंधु का मुकाबला जापान की आया ओहोरी से होगा। और इसके अलावा किदाम्बी श्रीकांत भी इसमें दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। तो लेकिन मुकाबले में काफी रोमांचक मुकाबला रहा है। मुकाबला रोमांचक तो आप कह सकते हैं, जिन्होंने ये मुकाबला ना देखा हो तो मैं कह सकता हूं कि बहुत बड़ा उलटफेर हो सकता था। सिंधु शायद हार सकती थी। सिंधु किसी तरह से वो जीती। अगर आप देखें स्कोर लाइन जो रही है यहां पर तो पहला गेम 21-13 से जीतने के बाद दूसरा गेम वो 17-21 से हारी। बात करते हैं तीसरे गेम की जहां पर सिंधु 14-16 से पिछड़ रही थी। तब वहां पर करीब उन्होंने बहुत लंबी रैली खेली, 30 से अधिक शॉट की रैली खेलने के बाद और एक एक पॉइंट के लिए संघर्ष किया, फिर 15-16 पर आई और फिर यहां से मुकाबला 17-17 पर बराबर किया और फिर लीड ली 19-17 के स्कोर से, फिर 21-18 से उन्होंने जीता। तो राउंड ऑफ 16 में अब उनका मुकाबला आया होरी से होगा। और ये जो ये है उनकी अपोनेंट वो ऑलरेडी रिटायर हो चुकी है। तो इस लिहाज से सिंधु तो कम से कम थकी हुई थी आज। और जो उनकी ओपोनेंट होगी कल जो जापानीज है वो थोड़ा सा उनको रिलैक्स एक मैच मिला है। लेकिन जो अब माना जा रहा है कि अब सिंधु के लिए क्वार्टर फाइनल्स तक का जो रास्ते हैं वो शायद वो उतना आसान नहीं होगा। क्वार्टर फाइनल्स में उनको चुनौती मिल सकती है जांगजिंग मैन या रेचोंग इंटेनॉन से हो सकता है वहां पर मुकाबला उनका। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से औपचारिक उद्घाटन करेंगे। ये खेल 25 मई से 30 जून तक उत्तर प्रदेश में आयोजित किए जा रहे हैं। उद्घाटन अवसर पर केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, केंद्रीय खेल राज्य मंत्री निशीथ प्रामाणिक और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम में मशहूर गायक कैलाश खेर प्रस्तुति देंगे। 200 से अधिक विश्वविद्यालयों के 4750 से अधिक एथलीट 21 खेल स्पर्धाओं में भाग लेंगे। खेल प्रतियोगिताएं वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर में आयोजित की जाएंगी। लखनऊ में 8 स्थानों पर 12 खेलों तीरंदाजी, जूडो, मलखम्ब, वॉलीबॉल, तलवारबाजी, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, रग्बी, एथलेटिक्स, हॉकी, फुटबॉल की प्रतियोगिताएं होंगी। गौतम बुद्ध नगर 3 स्थानों में 5 खेलों बास्केटबॉल, कबड्डी, मुक्केबाजी, तैराकी और भारोत्तोलन की मेजबानी करेगा। वाराणसी IIT BHU 2 खेलों कुश्ती और योगासन की मेजबानी करेगा। जबकि गोरखपुर और दिल्ली क्रमशः नौकायन और निशानेबाजी का आयोजन करेंगे। नौकायन को पहली बार इन खेलों में शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में खेल संस्कृति विकसित करने और युवाओं को खेलों से जुड़ने के लिए प्रेरित करने पर विशेष ध्यान दिया है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स इस दिशा में उठाया गया एक और कदम है। प्रियंका अरोड़ा, स्पोर्ट्स स्कैन। और इसके साथ ही दीजिए अनुमति स्पोर्ट्स स्कैन की पूरी टीम को नमस्कार।